नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो अनुच्छेद 330 के तहत जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो केरल हाईकोर्ट करता है। और केरल जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में स्थित है। कोच्चि में स्थित है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ओके, अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की संख्या है वो कानून द्वारा संसद में बदली जा सकती है। दूसरी बात देखो, प्रारंभ में जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 31 होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो 10 वर्ष तक कम से कम उच्चतम न्यायालय में कार्य किया हुआ होना चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन से बनाया गया था। और जो 69वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1991 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं, राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। किसके नाम पर लिया जाता है? राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। तो इसका पहला और दूसरा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, केवल 1 और 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से या हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए, इनमें अल्पसंख्यकों को दर्जा किसे मिला हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर सिख जो हैं ये भी अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है, बौद्ध को भी मिला हुआ है, जैन को भी मिला हुआ है, फारसी को भी मिला हुआ है। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। पहले में दे रखी है सिंधी और नेपाली, दूसरे में दे रखी है हमें कोंकणी और मणिपुरी, तीसरे में दे रखी है बोंडो और सांथली, और चौथे में दे रखी है सांथली और कोंकणी, और जो पांचवा है उसमें है डोगरी और मैथिली। तो हमें बताना है कि 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? तो यहाँ पर देखिए, जो बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली, ये जो 4 भाषाएं हैं इनको 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम की में 8वीं सूची में जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 और 5। इसके अलावा देखिए, जो भाषा हमारी सिंधी भाषा है, ये सिंधी भाषा को 1967 में
जोड़ा गया था, जबकि 1992 में कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। कोंकणी और जो मणिपुरी है इसको 1992 में जोड़ा गया था। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा मिलान सही है, हमें ये बताना है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल और उसकी शक्तियाँ और कार्य, तो ये यहाँ पर क्या है, गलत है। जबकि जो अनुच्छेद 148 से 151 है ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। किसी से संबंधित है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से रिलेटेड है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा है उनका मिलान सही है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अयोग्यता के आधार नहीं है। तो देखिए, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्य पद रखता हो। दूसरा है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की हो। तीसरा है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो और उसे रोक दिया गया हो। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि कौन सा उसकी अयोग्यता का आधार नहीं है। तो देखिए, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ के पद पर कार्यरत है तो ये उसकी अयोग्यता का आधार होता है, क्योंकि किसी लाभ के पद पर रहते हुए वो दूसरा लाभ का पद नहीं ले सकता। दूसरा है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की हो तो ये भी एक उसकी अयोग्यता का क्या है, आधार होता है। अगला है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता हो तो ये भी उसकी अयोग्यता का क्या है, एक आधार है। जबकि जो चौथा है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो या उसे रोक दिया गया हो तो ये जो है अयोग्यता का आधार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, केवल 4। तो जो चौथा है वही इसकी अयोग्यता का आधार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इनसे जो 6ठी अनुसूची में है, इन राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसाधन और नियंत्रण से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दूसरा देखो, यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, इन 4 राज्यों के अलावा जो बाकी राज्य बच गए उनके लिए जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो अनुसूची है वो है 5वीं। लेकिन ये जो 4 स्पेशल राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे रिलेटेड जो है वो 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो पहली अनुसूची में होता है, जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन होता है, संघ व राज्य क्षेत्र। तो यदि हमें कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए पहली अनुसूची में संशोधित किया जाएगा। अगला देखिए, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार और रिट न्यायाधिकार। तो 17वें का आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक न्यायाधिकार। अगला देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, ये तीनों ही उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन जो राज्य विधानसभा है ये उसके निर्वाचन में तो भाग लेते हैं, लेकिन उसकी जो कार्यवाही है उसमें ये भाग नहीं ले सकते। तो इसका हो जाएगा राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। दूसरा आपको देखो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको संविधान में शामिल कब किया गया था? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको शामिल किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक सीटें रिजर्व हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा है वो राज्य? मध्य प्रदेश। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो जो 123 अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से क्या है? रिलेटेड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। तो जो वन है वो 7वीं अनुसूची जो समवर्ती सूची है उसमें है, क्योंकि समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो कौन है समवर्ती सूची में? वन। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव जिसमें पेश किया जा सकता है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसको हटाने का जो प्रस्ताव है वो भी केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग आता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो कौन सी है? लद्दाख है। तो देखो मैं आपको इनका कुछ क्रम बताता हूँ, ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो सबसे बड़ी जो लोकसभा है हमारी वो है लद्दाख, उसके बाद में है बाड़मेर, उसके बाद में है कच्छ, और फिर है अरुणाचल पश्चिम, और फिर है अरुणाचल पूर्व। तो ये क्रम है, सबसे बड़ी है लद्दाख, उसके बाद में बाड़मेर, फिर कच्छ, और चौथे नंबर पे है अरुणाचल पश्चिम, और 5वें नंबर पर है अरुणाचल पूर्व। ठीक है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो जो लद्दाख है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,73,266 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर। जबकि जो बाड़मेर है इसका है 71,601। जो कच्छ है, कच्छ का है 41,644, 41,644। अरुणाचल पश्चिम का है 40,572, 40,572। और जो अरुणाचल पूर्व है इसका है 39,749। तो यहाँ पर हमें ये पूछा था कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो कौन सी है? लद्दाख है। तो ये क्रम के हिसाब से जो 5 हैं बड़ी लोकसभाएं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किन राज्यों में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर। तो इनमें से उत्तर प्रदेश में, बिहार में और जम्मू कश्मीर में, इन 3 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। तो 1, 2, 4, तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातियों का संरक्षण संशोधन विनिमय 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनिमय निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा?
तो ये जो है जरवास जो आदिवासी जनजाति है उसकी रक्षा करेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? तो इसका जो संचालन है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो 28 का जो है वो बी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निर्यात कर, समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, बिजली की खपत और बिक्री पर टैक्स। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पहला और दूसरा, निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। इसके अलावा देखो जो कृषि आय और बिजली की खपत पर जो टैक्स है, ये जो टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य सरकार के द्वारा। जबकि जो निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर जो टैक्स है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज के लिए किए गए व्यय में शामिल है? पहला, संसद के घरों के प्रेसिडेंटिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते, कैग की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखो जो सभी हैं वो केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज के लिए व्यय में शामिल होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये सभी। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।